नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल स्टडी विद मनोज सैनी पर। काफ़ी दिनों बाद मैं आज क्लास लेने आया हूँ। बीच में वो फर्स्ट ग्रेड वाली जो एग्ज़ाम थी वो चल रही थी, तो उसकी तैयारी के अंदर बीच में समय नहीं मिल पाया। अब हम कंटिन्यू क्लास करेंगे। कक्षा 10 की जो राजस्थान बोर्ड की और NCERT की जो पुस्तकें हैं, जो सिलेबस है 2025-26 का, उसकी पहली जो बुक हमने ली है वो है बुक गोल विषय वाली। सिलेबस मैंने YouTube चैनल पर डाल दिया है, प्लेलिस्ट है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। आज हम जो भूगोल विषय का जो पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास, उसको देखेंगे। संसाधन एवं विकास, तो सबसे पहले बात करेंगे हम संसाधन की। तो संसाधन होते क्या है? प्रकृति के अंदर संसाधन दो तरह के पाए जाते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम यानी वानवीकृत होते हैं। प्रकृति में जो चीज पाई जाती है वो प्राकृतिक होती है, और प्राकृतिक जो चीजें होती हैं उनको मानव द्वारा मशीनों से या अपने हाथों से नया आकार वगैरह दिया जाता है, जो मानव की आवश्यकता को पूर्ति करते हैं। उन्हें हम संसाधन कहते हैं उसको। और विकास का तात्पर्य ये है कि देखो, संसार में पेड़ पौधे वनस्पति ये धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, मानव की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही है, जैसे उनके आवास वगैरह, इन चीज़ों की। तो संसाधन धीरे धीरे बढ़ती मानव की आवश्यकता के कारण कम होते जा रही है। तो मानव को आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके संसाधन की वो संसाधन वो भी इनको अपना सके, अपनी आवश्यकता को वो भी पूरा कर सके। इसके लिए जो वर्तमान जो पीढ़ी है उनको इन संसाधनों का इस तरह से उपयोग में लेना है, उनको इस तरह से उपयोग में लेना है जिससे कि वो आने वाली जो पीढ़ी है ना वो भी उनका उपयोग कर सके। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, जो खनिज वगैरह है वो सीमित मात्रा में है, तो उनका भी सीमित मात्रा में यूज करें ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनका उपयोग कर सके। ठीक है, तो वो सब विकास में पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे टॉपिक संसाधन। सबसे पहले देखेंगे हम संसाधन। संसाधन देखो, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी पदार्थ, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी पदार्थ या तत्व जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यानी कि प्रकृति में जो पदार्थ है या तत्व है जो मानव की दैनिक जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करते हैं, तथा जिनका उपयोग करने के लिए तकनीकी ज्ञान उपलब्ध है, यानी कि उसकी टेक्नोलॉजी है, उनको मतलब है जो संसाधन है उनको काम में लेने का जो तरीका है, जरिया है, वो है। ठीक है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य है। आर्थिक रूप से संभाव्य का मतलब है उनको हम, एक तो उनका खुद का मूल्य हो, यानी कि संसाधनों क्या हो, खुद का मूल्य हो, और आर्थिक रूप से संभाव्य यानी कि आर्थिक रूप से हम उसका उपयोग कर सके। ठीक है, ऐसा संभव हो, और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य है, यानी कि मानव जीवन के जो मूल्य हैं सांस्कृतिक रूप से वो उसको स्वीकार करते हो, वही क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। तो बिल्कुल इजी परिभाषा है कि मानव जो यूज में लेता है जो भी चीजें, ठीक है, या पदार्थ हो या जो तत्व हो, जो मानव है आवश्यकता में
लेता है, उसको दैनिक जीवन में लेता है काम में, और उस वस्तु का या पदार्थ का कोई तकनीकी जो ज्ञान हो, ठीक है, काम में लेना कैसे है उसको, साथ में उस पदार्थ या तत्व का मूल्य हो, निर्धारित मूल्य हो, उसको हम उसको खरीद सके, ठीक है, और साथ में सांस्कृतिक रूप से वो स्वीकार्य हो, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। तो बड़ी इजी परिभाषा है। नेक्स्ट है उदाहरण। उदाहरण में जैसे भवन हो गया, तो ये कृत्रिम उदाहरण है, यानी कि मानवीकृत उदाहरण है, ठीक है, जैसे पत्थर वगैरह हो गया, लोहा वगैरह हो गया, डस्ट वगैरह, मिट्टी वगैरह हो गया, ये प्राकृतिक क्या है, संसाधन है। उनको मानव क्या करता है, सिंबल करके उसको एक भवन बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, तो वो मानवीकृत हो गया। सड़कें हो गया, जल हो गया, ठीक है, या फिर पेट्रोलियम पदार्थ हो गए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ऐसे ये संसाधन है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या करते हैं, मानव की आवश्यकता को पूर्ति करती है, और इन सभी का एक मूल्य भी होता है। बात करेंगे संसाधनों के वर्गीकरण की। संसाधनों का वर्गीकरण हम मुख्यतः 4 प्रकार से करते हैं, ठीक है। ये देखो, उत्पत्ति के आधार पर, जैसे जैव और अजैव। भाई उत्पत्ति का मतलब है कि ये किस रूप में हमें, मतलब प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, इस पृथ्वी के अंदर किस रूप से ये पाए जाते हैं। तो एक तो जैव यानी कि जिसमें जीवन होता है, और एक अजैव जिसमें जीवन नहीं होता। जैसे जैव के अंदर हम पढ़ते हैं, जैसे वनस्पति, पेड़ पौधे, मानव, ये, ठीक है, जो जीवों से लेकर। अजैव पहाड़ वगैरह हो गया, ठीक है, या फिर धातुएं वगैरह हो गई, ठीक है, वो सब। दूसरा है समाप्तता के आधार पर। समाप्तता यानी कि समापन होने के आधार पर, कि ये कैसे समाप्त होंगी, ठीक है, उसके आधार पर। जैसे नवीकरण योग्य, ठीक है, और एक है अनवीकरण योग्य। नवीकरण योग्य मतलब है कि भाई ऐसा संसाधन जिनको, मतलब जो खत्म हो जाएंगे और खत्म होने के बाद में उनको पुनः निर्माण किया जा सके, ठीक है, वो होते हैं नवीकरणीय। और ऐसे संसाधन जिनको हम काम में ले लेते हैं, और काम में लेने के बाद में दोबारा उनको काम में लेना संभव नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बात करें तो जैसे पेट्रोल डीजल है, वो अनवीकरणीय योग्य है, क्योंकि पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएंगे, सीमित भंडार है, ठीक है, पृथ्वी के अंदर क्या है, सीमित मात्रा में है वो। अब एक बार खत्म हो जाएंगे पेट्रोल डीजल, गैस हो है या कि कोयला वगैरह ये, तो उनको दोबारा से बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगेंगे, ठीक है, तो वो जाएंगे अनवीकरण योग्य। नवीकरण योग्य सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भाई इनको यूज ले लेते हैं हम, फिर उनको बना लेते हैं, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गई। स्वामित्व का आधार पर मतलब है, स्वामित्व का आधार पर यानी कि मालिक होने के आधार पर, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत, ऐसे संसाधन जो किसी एक व्यक्ति का हो, यानी कि एक व्यक्ति का उस संसाधन पर अधिकार हो, वो होते हैं व्यक्तिगत। सामुदायिक का मतलब है सामूहिक रूप से, समाज का, सामाजिक रूप से पूरे समाज का ही अधिकार हो, वो सामुदायिक। तीसरा है राष्ट्रीय, यानी कि किसी एक देश का उस संसाधनों पर अधिकार हो। भाई देश है, देश की सीमा के अंदर जो भी संसाधन पाए जाएंगे वो उस देश का अधिकार हो उसके ऊपर, तो वो राष्ट्रीय। और अंतर्राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब है कि ऐसे संसाधन जो 2 देशों या 2 से अधिक देशों का उसके ऊपर अधिकार हो, इसमें जलीय सीमा वाले आ जाएंगे, ठीक है। हम आगे इनको व्याख्यात्मक रूप से पढ़ेंगे। चौथा है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर है जैसे संभावी, दूसरा है विकसित भंडार, और तीसरा है संचित कोष, ठीक है। तो ये 3 प्रकार है, ठीक है, ये है संसाधन का वर्गीकरण। अब ये जिस स्थिति में पाए जाते हैं ना, उसके आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, ठीक है। प्रकृति में पृथ्वी के ऊपर 2 प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, प्राकृतिक और मानवीकृत संसाधन। अब बात करेंगे, देखो प्राकृतिक संसाधन है वो 2 प्रकार के हैं, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। प्राकृतिक संसाधन नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। फिर हम अनवीकरण योग्य, नवीकरण योग्य में देखेंगे सतत अथवा प्रवाह वाले, जैसे पवन, जल, ऐसे संसाधन जो लगातार बहते रहते हैं, वो किसका उदाहरण है? नवीकरण योग्य का। अनवीकरण योग्य में देखेंगे हम, तो यहाँ पर देखो 2 प्रकार के होंगे, पुनः चक्रीय, जैसे धातु पुनः चक्रीय, यानी कि
जैसे धातु एक ऐसा संसाधन है जिनको हम अलग अलग आकार देकर के यूज कर सकते हैं। सोना है, उसकी चैन बनवा ली, चैन को सुधार कर ले जा करके उसकी अंगूठी बनवा ली, तो धातु पुनः चक्रीय में आएगा। दूसरा है अचक्रीय। अचक्रीय के अंदर हमें पढ़ेंगे जीवाश्म उद्यम ईंधन। क्या पढ़ेंगे? जीवाश्म ईंधन, अचक्रीय, यानी कि एक बार जिनको काम में ले लिया और उसको दोबारा से उपयोग में नहीं ले सके। जैसे पेट्रोल डीजल है, ठीक है, कोयला है, गैस है, तो एक बार इनका यूज ले लेंगे। अब यूज लेने के बाद वो चीज़ दोबारा थोड़ी जाएगी, पेट्रोल डीजल जो यूज की हुई है, नहीं। तो ये जीवाश्म ईंधन है, वो है अचक्रीय, ठीक है। अभी इधर देखो, नवीकरणीय योग्य एवं दो प्रकार के बताए थे मैंने, सतत अथवा प्रभावशाली यानी जल और पवन, और दूसरा है जैव संसाधन। अब जैव संसाधन है ना, वो दो प्रकार के होते हैं। जैव संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति जैसे पेड़ पौधे जो प्रकृति में अपने आप बने हैं, तो पेड़ पौधे वनस्पति। दूसरा है वन्य जीव, जो वन में रहने वाले जीव, जिनमें मानव वगैरह भी आ गया, ठीक है। तो ये जैव संसाधन है। इधर है मानवीय संसाधन। तो मानवीय संसाधन है दो प्रकार की। देखो, प्रकृति में जो संसाधन होते हैं उन्हीं को ही मानव नया रूप दे करके मानवीयकृत संसाधन बनाता है। जैसे संरचनाएं अथवा संस्थाएं। संरचनाएं जैसे सड़क वगैरह हो गया या बिल्डिंग वगैरह वो हो गई, ठीक है। संस्थाएं हॉस्पिटल वगैरह या पार्क वगैरह या फिर कोई भी बिल्डिंग वगैरह हो गई, वो संस्थाएं, वो सब कौन बनाता है? मानव बनाता है। तो वो मानवीय संरचनाएं जाएंगी। मात्रात्मक एवं गुणात्मक, ठीक है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, मानवीय संरचना एवं संसाधन संस्थाएं, और मात्रा एवं गुणवत्ता। तो दो प्रकार के संसाधन होते हैं मानवीय संसाधन। अब इनको हम व्याख्यात रूप से पढ़ेंगे। तो व्याख्यात रूप में सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? उत्पत्ति के आधार पर। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जैव संसाधन। देखो, जैव संसाधन आप समझ रहे हो भाई, जिसके अंदर जीवन है, ठीक है, जो भोजन वोजन करता है वो, जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु, ये हो गए। अजैव संसाधन जिसमें जीवन संभव नहीं है, मृदा, मिट्टी वगैरह हो गया, पहाड़ हो गया, ये सब। देखो, जैव संसाधन देखेंगे सबसे पहले। वे संसाधन जिनका जैव मंडल में एक निश्चित जीवन चक्र होता है। कहाँ पे? जैव मंडल में। भाई, वे संसाधन जिनका जैव मंडल, ठीक है, यानी कि पृथ्वी पर एक निश्चित जीवन चक्र होता है, जो जन्म लेता है और मरता है, वे संसाधन कौन से होते हैं? जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, वनस्पति हो गया, मनुष्य हो गया, पशु पक्षी, छोटे जीव, ठीक है, और वन्य प्राणी। तो ये सब क्या है? जैव संसाधन है। मनुष्य है, जन्म लेता है, मरता है, ठीक है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये, ठीक है। तो ये जैव संसाधन कहलाते हैं। दूसरा है अजैव संसाधन, जिसमें जीवन संभव नहीं है। जैसे वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, वो क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, वो सारे अजैव संसाधन कहलाते हैं। निर्जीव संसाधन आप समझते हो, उसमें जीवन संभव नहीं होता। जैसे लोहा, सोना, कोयला, चट्टानी, यानी कि धातु वगैरह हो गया, ये समझ गए आप? जैव संसाधन और अजैव संसाधन, ठीक है। दूसरा था समापत्ता के आधार पर। समापत्ता के आधार पर दो प्रकार के संसाधन बताए थे मैंने आपको, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन। तो सबसे पहले हम देखेंगे नवीकरण योग्य संसाधन। वे समस्त संसाधन जिनका भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा, वे समस्त संसाधन जिनको भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत, इनकी नवीन किया जा सके उनको, ठीक है, या पुनः उत्पन्न किया जा सके। यहाँ पर जिनको आएगा, ठीक है, ठीक है, यानी कि वे समस्त संसाधन जिनको
भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त कर सकते हैं। भाई जिनको नई मशीनों के द्वारा या भौतिक या रासायनिक जो उनके रूप है उनके परिवर्तन करके दोबारा से प्राप्त कर ले, वो संसाधन होते हैं नवीकरण योग्य संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन, कृषि। अब देखो कृषि जल है, इनको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, दोबारा से हो जाता है। वन है, पेड़ पौधे और उग जाते हैं प्रकृति में, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये दोबारा से हम इसको मतलब प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वह होते हैं नवीकरण योग्य संसाधन। दूसरा है अनवीकरण योग्य संसाधन। अनवीकरण योग्य भाई दोबारा से नहीं प्राप्त कर सकते, तो एक बार काम में ले लिया, बस काम में ले लिया उसको, पेट्रोल डीजल वगैरह हो गया। जैसे यहाँ पे रखा है कि वे समस्त संसाधन जिनको एक बार उपयोग में लेने के बाद, वे समस्त संसाधन जिनको एक बार उपयोग लेने के बाद, ठीक है, पुनः पूर्ति किया जाना संभव नहीं है। एक बार उपयोग में ले लिया तो उसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। वे संसाधन अनवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन क्या कहलाते हैं? अनवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे हम कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ठीक है, ये क्या है? अनवीकरण योग्य संसाधन है। एक बार काम में ले लिया तो दोबारा बनने में इनको लाखों करोड़ों अरबों वर्ष लग जाएंगे। इनके प्रकृति में क्या है? निश्चित भंडार है। तो अभी हमने दो टॉपिक क्लियर किए, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन, दूसरा था समाप्ति के आधार पर नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे टॉपिक स्वामित्व के आधार पर। तीसरा जो टॉपिक है ना, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को वर्गीकरण में, तो वो देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे तीसरा जो प्रकार है संसाधनों का वर्गीकरण में, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर मैंने 4 प्रकार के बताए थे आपको संसाधन। तो पहला था व्यक्तिगत संसाधन। अब इसमें व्यक्तिगत संसाधन देखेंगे। देखो, व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन यानी कोई एक व्यक्ति है, जैसे कोई कार का मालिक है, मकान का मालिक है, कोई प्राइवेट स्कूल है उसका मालिक है। तो ऐसे संसाधन जिसका किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, मालिकाना हक हो, वो संसाधन होते हैं व्यक्तिगत संसाधन। बड़ी शॉर्ट परिभाषा है। देखो, वे संसाधन जिन पर व्यक्ति विशेष का स्वामित्व होता है, अधिकार होता है, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल, कोई बगीचा बना रखा है किसी व्यक्ति ने अपना पर्सनल, कोई चारागाह भूमि हो गई, या तालाब हो गया, किसी एक व्यक्ति का घर हो गया, कार हो गया, तो ये एग्जाम्पल किसके हैं? व्यक्तिगत संसाधन के हैं। ऐसे सेकंड है सामुदायिक संसाधन, जिसे पूरे समाज का उस पर अधिकार हो। जैसे देखो, वे संसाधन जो समुदाय के सभी सदस्यों के लिए समान रूप से उपलब्ध होते हैं। वे संसाधन जो पूरा समुदाय है, समाज है, उसके सदस्यों के समान रूप से उस पर अधिकार होता है, ठीक है, वो संसाधन होते हैं सामुदायिक संसाधन। खेल का मैदान, शमशान भूमि, सार्वजनिक तालाब, ये सब इसके एग्जाम्पल है। तीसरा जो संसाधन है वो है इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय संसाधन। एक देश है, अब उस एक देश के अंदर जितने भी संसाधन होंगे उस पर अधिकार या तो उसकी केंद्र सरकार करेगा या फिर उसके राज्य सरकार का। तो एक देश की सीमा के अंदर प्राप्त होने वाले जो संसाधन हैं वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। वे सभी संसाधन जिन पर केंद्र अथवा राज्य सरकार का नियंत्रण होता है राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। देश के राजनीतिक सीमाओं के भंडार, देश के अंदर राजनीतिक सीमाओं के भंडार एवं समुद्र तट से 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, समुद्र तट से 12 समुद्री मील। जैसे मान लो ये भारत मान लो, ठीक है, अब भारत है, इधर समुद्र है बंगाल खाड़ी, यानी नीचे है हिंद महासागर, इधर है अरब सागर। तो यहाँ ये जो स्थलीय जो सीमा है उसके अंदर जो समुद्री सीमा हो रहा है 12 समुद्री मील बोलते हैं, लेक्टोमील, समुद्री मील। तो या मान लो यहाँ तक इस सीमा, स्थलीय सीमा से लेकर यहाँ समुद्र में 12 समुद्री मील तक ये जो अधिकार होगा, यहाँ तक का जो अधिकार होगा समुद्र के अंदर,
ये भारत का अधिकार है, 12 समुद्री मील। तो यहाँ पर भी जो संसाधन मिलेंगे समुद्र के अंदर, को गैस वगैरह, पेट्रोल के भंडार वगैरह है, या फिर मछली पकड़ना, तो ये का अधिकार होगा, वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। तो देश के राजनीतिक सीमाओं की भंडार समुद्र तट से 12 समुद्री मील दूर तक के क्षेत्र में उपलब्ध खनिज हो, या जल संसाधन हो, या भूमि हो, या वन हो, या वन्यजीव संसाधन हो, उन सभी को हम राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। समझ गए? लास्ट है इसमें स्वामित्व के आधार पे अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब देखो यहाँ पर जो 12 समुद्री मील है, 12 समुद्री मील, उससे आगे इधर मान लो कोई देश है तो उसका भी 12 समुद्री मील हो गया, तो इधर 12 समुद्री मील और इधर 12 समुद्री मील, ये हो गया दोनों पर अधिकार, दोनों का। तो वे संसाधन जिनका दो देशों का अधिकार होता है उनके ऊपर, ठीक है, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे देखो, और इनका जो नियंत्रण वगैरह है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करती है। देखो, इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं नियंत्रित करती है। बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक वगैरह, जब भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हो गई। तट रेखा से 200 किलोमीटर के अंदर की बात है। तट रेखा, समुद्र की जो तट रेखा और इस तरह बाकी जो सीमा है ना, उसको तट रेखा बोलते हैं। तो तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी, जिसको बोलते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। ध्यान रखना, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, यानी कि तटीय सीमा से 200 किलोमीटर के अंदर का क्षेत्र से दूर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता। ठीक है, 12 समुद्री मील तक तो किसी एक देश का अधिकार होता है, फिर अंदर 200 किलोमीटर तक किसी दूसरे देश का अधिकार नहीं होता वहां पर। ठीक है, वहां पर जो बड़ी बड़ी संस्थाएं ना विश्व की, उनका अधिकार होता है। उनको हम बोलते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, देखो नोट भी देखो यहाँ पर, भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी से मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है। भारत का कहां पर अधिकार है? हिंद महासागर के अंदर 200 किलोमीटर दूर है आर्थिक अपवर्जक, जो अपवर्जक आर्थिक जो क्षेत्र है, वहां तक मैग्जीन, जो मैग्जीन होती है ना, मैग्जीन ग्रंथियां है, एक खनिज है, वो निकालने का अधिकार किसका है? भारत का, हिंद महासागर में। ठीक है, तो ये तीसरा जो प्रकार था स्वामित्व के आधार पर, वो कंप्लीट हो चुका है। 4 थे इसमें, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब संसाधनों के वर्गीकरण में हमारा लास्ट संसाधन बचता है, वो हम देखेंगे। संसाधनों के वर्गीकरण में हम जो चौथा जो प्रकार था विकास के स्तर के आधार पर, वो देखेंगे। विकास के स्तर के आधार पर 4 प्रकार के थे। जैसे पहला है संभावी संसाधन, किसी प्रदेश विशेष में समस्त विद्यमान संसाधन जिनका अब तक उपयोग नहीं किया गया है, यानी कि वे संसाधन जो किसी देश में उपलब्ध हैं, किसी देश में उपलब्ध तो हैं, लेकिन उनका अभी उपयोग किया जाना संभव नहीं हुआ है, यानी उसके भंडार तो हैं पृथ्वी के अंदर। ठीक है, उन खनिजों के भंडार या उन संसाधनों के भंडार तो हैं, लेकिन अभी तक उनका उपयोग किया जाना क्या नहीं है? संभव नहीं है। वो कहलाते हैं संभावी संसाधन कहलाते हैं। समझ गए? इनकी वो संसाधन जो फिलहाल उपलब्ध तो हैं खनिज के रूप में, जैसे पृथ्वी के अंदर, लेकिन उनका उपयोग किया जाना अभी संभव नहीं है। जैसे देखो, भारत में पश्चिम क्षेत्र विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं। जैसे पश्चिम राजस्थान हो गया, पश्चिम में भारत के, गुजरात हो गया, तो यहाँ पर पवन ऊर्जा के तो अथाह भंडार है, पवन ऊर्जा की संभावनाएं हैं, लेकिन अभी तक उनका उपयोग संभव नहीं हुआ है, परंतु इसका सही ढंग से विकास अभी नहीं हुआ है। क्या है? विकसित संसाधन। विकसित संसाधन वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, वही वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण सरकार के द्वारा किया जा चुका है, निरीक्षण किया जा चुका है, उनके उपयोग की गुणवत्ता एवं मात्रा का निर्धारण किया जा चुका है कि इनको उपयोग किस प्रकार लेना है, साथ ही में उनकी मात्रा कितनी है, उनके गुण कैसे हैं, ये निरीक्षण किया जा चुका है। वे कहलाते हैं विकसित संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे लोहा, कोयला, मैग्नीज।
तो ये होते हैं विकसित संसाधन। इनके गुण वगैरह, इनका उपयोग कैसे करना, ये सब विकसित संसाधन है। तीसरा है भंडार। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है वे समस्त पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं की क्या करते हैं, पूर्ति। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी जो पदार्थ है, तत्व है, जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है। यानी कि उनका अथाह भंडार तो है, ठीक है, और मानव को उसकी आवश्यकता भी है, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी प्रौद्योगिकी नहीं आई है, ऐसी मशीनें नहीं आई है जिनको हम निकाल सकें और उनको उपयोग में ले सकें। वो होते हैं भंडार। इनका भंडार तो है, लेकिन अभी ऐसी मशीनें नहीं आई है, ठीक है, जिनको उपयोग में ले सके। भंडार में सम्मिलित होते हैं, समझ गए। लास्ट है संचित कोष। लास्ट जो संसाधन है विकास के आधार पर वो है संचित कोष। तो संचित कोष में देखो, भंडार का वह हिस्सा, भंडार का वह हिस्सा भंडार का वह हिस्सा जिसे तकनीकी सहयोग से उपयोग में लाया जा सकता है। यानी कि भंडार, यानी कि उनका भंडार है, साथ में टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी द्वारा उसको उपयोग में लिया जा सकता है, ठीक है, उपयोग में लिया जा सकता है, ठीक है। यानी कि भंडार के अंदर वे संसाधन, वे पदार्थ जिसे तकनीकी सहयोग, प्रौद्योगिकी सहयोग से उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन जिनका प्रयोग अभी तक आरंभ नहीं किया गया है। लाया जा सकता है लेकिन अभी प्रयोग में उसको नहीं ले सकते, उसे कहते हैं संचित कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? संचित कोष, ठीक है। यानी कि उनको उपयोग में लेना संभव है, मतलब उसको उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल उनकी आवश्यकता नहीं है, उसे कहते हैं संचित कोष। यानी कि वो संचित है, एक भंडार में संग्रहित है। जैसे वन है, बांधों में जल है, भाई वन है, कूप है, ठीक है, अब उनकी आवश्यकता है, लेकिन अभी इतना आवश्यकता नहीं है उसको उपयोग में लाया जा सके। जैसे बांधों में जल है, तो बांधों में जल भरा हुआ है, लेकिन अभी बारिश के कारण हमें जल उपलब्ध है, तो भरा हुआ पानी है, उसको अभी यूज में नहीं ले सकते, तो ये संचित कोष कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम संसाधनों का वर्गीकरण जो टॉपिक है वो क्लियर कर चुके हैं। 4 प्रकार बताए थे मैंने संसाधनों के, तो 4 प्रकार क्लियर हो चुके हैं इस क्लास में। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो होगी संसाधनों का विकास। यानी कि हम संसाधन पढ़ चुके हैं, उसकी परिभाषा पढ़ चुके हैं, उसके प्रकार पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आपको पसंद भी आए हैं, आपको समझ में भी आए हैं, ठीक है। अब जो टॉपिक बचा है वो बचा है संसाधनों का विकास, तो हम विकास पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, आप अच्छे से समझ पाएंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। कुछ भी जो भी कोई बात है समझ में नहीं आया, कोई टॉपिक, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव वगैरह दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। नमस्कार।